गांव की चौपाल पर 4-5 बुजुर्ग बैठे हैं। हुक्के की गुरगुर की आवाज और सन्नाटे के बीच झींगुरों का शोर सुनाई दे रहा है। आज हवा का रुख बदला हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई पुरानी बला वापस लौट रही है। सही कह रहे हो सरपंच जी। जब से उस आखिरी छोर वाली बुढ़िया की तबीयत बिगड़ी है, गांव के कुत्ते रात भर रोते रहते हैं। तभी अचानक दूर से भागते हुए नौजवान आते हैं। उनके चेहरे पसीने से लथपथ और आंखों में खौफ है। सरपंच जी, अनर्थ हो गया। वो चली गई। कौन? साफ साफ बोल। गांव के उस आखिरी कोने वाले घर में जो बुढ़िया रहती थी, उसका देहांत हो गया है। हम उधर से गुजर रहे थे, देखा तो शरीर ठंडा पड़ चुका था। चौपाल पर सन्नाटा छा जाता है। लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। उस बुढ़िया का नाम किसी को नहीं पता था। लोग उसे परछाई वाली माई कहते थे। वो कब से उस घर में थे, किसी को याद नहीं। पर आज उसकी मौत ने गांव वालों के दिलों में डर का बीज बो दिया है। खैर, अब वो नहीं रही। जो इस दुनिया में आया है, उसे एक ना एक दिन जाना ही पड़ता है। मुखिया ने भारी आवाज में कहा। चौपाल पर बैठे लोग चुपचाप एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तुम 4 लोग जाओ, उसकी अर्थी का इंतजाम करो और ध्यान रहे, सूरज पूरी तरह डूबने से पहले उसे शमशान पहुंचा देना। ये कहते हुए मुखिया की आवाज थोड़ी धीमी हो गई। क्योंकि आज की रात काल रात्रि है और ऐसी रात में जो भी अधूरा रह जाता है, वो अक्सर वापस लौट आता है। गांव की तंग और सुनसान गलियों से 4 आदमी खाट पर अर्थी उठाए धीरे धीरे गुजर रहे हैं। राम नाम सत्य है की आवाज गलियों में गूंज रही है, लेकिन उस आवाज में श्रद्धा से ज्यादा डर साफ महसूस हो रहा है। गांव के लोग जल्दी जल्दी अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर रहे हैं, जैसे कोई अनजाना तूफान आने वाला हो। यहां तक कि गलियों के कुत्ते भी दुम दबाकर अंधेरे कोनों में जाकर छिप गए हैं। गुस्से से तमतमाए चौधरी दिनेश सिंह के सामने उसका बेटा आकाश सिर झुकाए खड़ा था। जमीन पर पड़ा उसका टूटा हुआ मोबाइल जैसे उसके अधूरे यूट्यूब सपनों की गवाही दे रहा था। बस, अब एक शब्द भी मत कहना। तू कहता है कि तू वीडियो बनाता है। जब मोहल्ले वाले मुझसे पूछते हैं कि दिनेश सिंह का जवान बेटा क्या कर रहा है, तो मुझे शर्म से सिर झुकाना पड़ता है। 2 साल हो गए आकाश, तू बस इस घर की रोटियां तोड़ रहा है। ना कोई कमाई, ना कोई काम। सच तो यह है कि अब तू इस परिवार के लिए एक बोझ बन चुका है। पिताजी, मैंने हार नहीं मानी है। डिजिटल दुनिया में कुछ करने में समय लगता है। मैंने सच में मेहनत की है। शायद आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं निकम्मा नहीं हूं। मेहनत? मेहनत वो होती है जिससे घर का चूल्हा जले। तेरे इन बेकार शौकों ने तुझे कामचोर बना दिया है। मुझे ऐसा बेटा नहीं चाहिए जिसकी पूरी दुनिया सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन में कैद हो। आज ही इसी वक्त तू इस घर से निकल जा, और अगर तू खुद नहीं गया तो मैं पूरे गांव के सामने तुझे बेइज्जत करके इस घर से निकाल दूंगा। इतने में सावित्री रसोई से घबराकर बाहर आई। सुनिए जी, ऐसा मत कीजिए। बाहर का मौसम देखिए, तेज बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है।
इतनी भयानक रात में अपना ही बच्चा कहाँ जाएगा? कम से कम सुबह होने तक उसे यहीं रहने दीजिए। सावित्री, तुम बीच में मत बोलो। तुम्हारी इसी ज्यादा ममता ने इसे बिगाड़ दिया है। अगर आज इसे नहीं निकाला तो ये कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। मैं फैसला कर चुका हूं, आज और अभी इसे इस घर से जाना ही होगा। पिताजी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं सुबह होते ही कहीं चला जाऊंगा, किसी रिश्तेदार के पास या शहर की ओर। बस आज की रात मुझे यहीं रहने दीजिए। बाहर बहुत ठंड है और सच कहूं तो मुझे डर लग रहा है। नहीं, अगर तू यहां रुका तो मैं तेरी जिंदगी और भी मुश्किल कर दूंगा। निकल जा अभी के अभी। जैसे जैसे दिनेश सिंह का गुस्सा बढ़ता गया, घर का माहौल और भी भारी होता चला गया। कमरे के कोने में जल रहा छोटा सा दिया अचानक बुझ गया, जबकि खिड़कियां बंद थीं। छत से गिरती पानी की बूंदें तेज हो गई थीं और उनकी आवाज़ किसी सिसकी जैसी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर के आसपास कोई अनदेखी ताकत मंडरा रही हो, जो इस पूरे दृश्य को चुपचाप देख रही थी। दीवारों में फैली नमी और अंधेरा माहौल को और डरावना बना रहे थे। ठीक है पिताजी, मैंने हमेशा आपको अपना आदर्श माना है, लेकिन आज समझ आया कि आपके लिए मेरी मेहनत से ज़्यादा आपकी इज्जत मायने रखती है। मैं चला जाऊंगा और इतना दूर चला जाऊंगा कि शायद कभी लौट कर भी ना आऊं। उसने अपना पुराना सा झोला उठाया। उसमें कपड़ों से ज़्यादा उसकी कुछ लिखी हुई स्क्रिप्ट्स और वही टूटा हुआ मोबाइल था। आकाश ने आखिरी बार अपनी माँ की ओर देखा, जो ज़मीन पर बैठकर रो रही थी। माँ, मुझे माफ़ कर देना। मैं बस अपने सपनों को सच करना चाहता था, लेकिन यहाँ मुझे समझने वाला कोई नहीं मिला। अपना ख्याल रखना। अब ये रास्ता मुझे जहाँ भी ले जाए वही मेरी नई मंजिल होगी। बाहर का नज़ारा बेहद भयावह था। मूसलाधार बारिश, अंधेरी गलियां और रह रहकर कड़कती बिजली जो पूरे आसमान को चीरती हुई धरती तक चमक जाती थी। बरसात की वो रात अब और भी विकराल हो चुकी थी। आसमान से गिरने वाली हर बूंद आकाश के शरीर में सुई की तरह चुभ रही थी। रामपुर गांव के पुराने रेलवे फाटक के पास सन्नाटा इतना गहरा था कि आकाश को अपनी ही धड़कनें नगाड़े की तरह सुनाई दे रही थी। जब भी बिजली चमकती, पटरियों का लोहा चांदी की तरह चमक उठता, लेकिन अगले ही पल घना अंधेरा सब कुछ निगल जाता। आकाश मन ही मन सोच रहा था, पिताजी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या मेरी गलती बस इतनी थी कि मैं इस मोबाइल के ज़रिए अपनी दुनिया बनाना चाहता था? क्या मेहनत सिर्फ खेतों में हल चलाने से ही होती है? एक रात, बस एक रात की ही तो बात थी। अब इस अंधेरी सड़क पर जाऊं तो जाऊं कहाँ? थकान से उसके कदम लड़खड़ाने लगे। वो धीरे धीरे रेलवे लाइन के सहारे चलने लगा। तभी दूर घनी धुंध के पार उसे एक हल्की सी पीली रोशनी दिखाई दी। वहाँ एक छोटा सा पुराना रेलवे स्टेशन था। उसकी टीन की छत जगह जगह से जंग खाकर गल चुकी थी और दीवारों पर मोटी काई जम गई थी। स्टेशन के एक कोने में दो आदमी अलाव के पास बैठे थे और धीमी आवाज़ में बातें कर रहे थे। जैसे ही उनकी नज़र आकाश पर पड़ी, उनमें से एक आदमी ने आवाज़ लगाई, अरे ओ लड़के, क्या हुआ? तेरे चेहरे से साफ लग रहा है कि तू अंदर से टूटा हुआ है। इतनी भयानक रात में इस वीराने में अकेला क्या कर रहा है? आकाश कुछ पल चुप रहा, फिर भारी आवाज़ में बोला, क्या बताऊं आपको, आज सब कुछ खत्म हो गया। पिताजी को हमेशा लगता रहा कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। रोज़ रोज़ की ताने जैसे मेरी किस्मत बन गए थे।
और आज उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। कह दिया कि इस घर में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं है। अब समझ नहीं आ रहा कि इस अंधेरी रात में जाऊं तो जाऊं कहाँ। वो अजनबी आदमी चुपचाप आकाश की सारी बात सुनता रहा, लेकिन उसकी आंखें लगातार आकाश पर ही टिकी हुई थीं, ठंडी, गहरी और अजीब सी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ उसकी बात नहीं सुन रहा, बल्कि उसे ध्यान से परख रहा हो। उसकी नज़रों में कुछ ऐसा था मानो कोई शिकारी अपने शिकार को गौर से देख रहा हो। बेटा, तेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। दिनेश सिंह ने जो किया वो बिल्कुल ठीक नहीं था। ऊपर वाला सब देख रहा है। अपने ही खून के साथ ऐसा करने का हिसाब उसे एक दिन ज़रूर देना पड़ेगा। लेकिन मेरी एक बात मान, आज की ये रात ठीक नहीं है। चाचा जी, माँ को सब पता है। जब पिताजी ने मुझे घर से निकाला, वो बस रोती रह गईं, जैसे उनकी ज़बान ही बंद हो गई हो। जब अपना ही घर पर आया लगने लगे, तो इंसान के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बचती। तेरी बात सही है बेटा, लेकिन क्या तुझे पता है, ऐसी काली और बरसाती रातों में लोग अकेले सफ़र नहीं करते। इस रास्ते के हर मोड़ पर कुछ भटकती हुई परछाइयाँ मंडराती रहती हैं। वो इंतज़ार करती हैं किसी ऐसे इंसान का जो अकेला हो और अंदर से टूटा हुआ हो, और जब कोई उनके रास्ते में आ जाए तो फिर वो उसे कभी जाने नहीं देती। कुछ पल के लिए वहां गहरा सन्नाटा छा गया। अलाव की धीमी लपटें टिमटिमा रही थीं और चारों तरफ सिर्फ बारिश की आवाज गूंज रही थी। बारिश अब पहले से भी तेज हो चुकी थी। बारिश थोड़ी देर में थम जाएगी बेटा। कभी कभी इंसान को भी रुककर इंतजार करना चाहिए। नहीं चाचा जी, अब ठहरने का हक भी जैसे मुझसे छिन गया है। अब तो बस चलते रहना है, चाहे ये रास्ता मुझे कहीं भी ले जाए। इतना कहकर आकाश धीरे धीरे उस भीगी और अंधेरी रात में आगे बढ़ गया। बारिश अब भी लगातार हो रही थी और उसकी परछाई धीरे धीरे अंधेरे में खोने लगी। अलाव के पास बैठे वो दोनों आदमी काफी देर तक उसे जाते हुए चुपचाप देखते रहे, और जैसे ही आकाश पूरी तरह अंधेरे में गुम हो गया, दोनों के चेहरों पर एक अजीब और रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। बारिश अब पहले से भी कहीं ज्यादा तेज हो चुकी थी। तेज हवा के साथ गिरती बूंदें सड़क को धुंधला बना रही थीं। दूर सड़क के मोड़ पर आकाश को एक जर्जर पुरानी सराय दिखाई दी। उसकी दीवारों पर मोटी काई जमी हुई थी और लकड़ी के खंभे समय के साथ टेढ़े हो चुके थे। तभी आसमान में अचानक बिजली कड़की और एक पल के लिए आकाश को लगा कि सराय की ऊपरी मंजिल की खिड़की पर किसी की हल्की सी आकृति खड़ी है। बिजली की चमक खत्म होते ही सब कुछ फिर से घने अंधेरे में डूब गया। आकाश ने मन ही मन सोचा, इतनी भयानक रात में इस तूफान में बाहर भटकने से बेहतर है कि यहीं कुछ देर ठहर जाऊं। जैसे ही आकाश सराय के भारी लकड़ी के दरवाजे तक पहुंचा,
दरवाजा धीरे धीरे चरमराता हुआ अपने आप खुल गया। दरवाजे के सामने एक दुबला पतला आदमी खड़ा था। उसके हाथ में पीली रोशनी देती एक पुरानी लालटेन थी। उसका चेहरा बेहद फीका था और उसकी गहरी धसी हुई आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो अंधेरे में और भी डरावनी लग रही थी। उस दुबले आदमी ने लालटेन थोड़ा ऊपर उठाई और धीमी आवाज में कहा, मुसाफिर, ऐसी तूफानी रात में बाहर भटकना ठीक नहीं। अंदर आ जाओ, यहां कुछ देर आराम कर सकते हो। थका हुआ आकाश ज्यादा कुछ सोचे बिना उस आदमी के साथ अंदर चला गया। सराय के भीतर कदम रखते ही उसे एक अजीब सी बदबू महसूस हुई, जैसे बहुत पुराने चमड़े और सीलन की मिली जुली गंध पूरे कमरे में फैली हो। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी और टूटी हुई कुर्सी पड़ी थी। थकान से चूर आकाश वहीं जाकर धीरे से बैठ गया। कुछ देर बाद वो आदमी वापस आया। उसके हाथ में एक पुराना कप था जिसमें से हल्की भाप उठ रही थी। उसने चुपचाप वो कप आकाश के सामने रख दिया। आकाश ने एक घूंट लिया, लेकिन चाय का स्वाद कुछ अजीब था, कड़वा और हल्का सा धातु जैसा। थोड़ा झिझकते हुए आकाश ने उस आदमी से पूछा, क्या आप यहाँ अकेले रहते हैं? हल्की सी मुस्कान आई। वो धीमे से हंसा, लेकिन उसकी हंसी में एक अजीब सा ठंडापन था, जिसे उस आदमी के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। वो धीमे से हंसा, लेकिन उसकी हंसी में एक अजीब सा ठंडापन था, जिसे सुनकर आकाश के मन में हल्की सी बेचैनी दौड़ गई। अकेला? नहीं, मैं यहाँ कभी अकेला नहीं होता। मेरे साथ एक साया रहता है। वो अक्सर मुझसे पहले चलने लगता है। आज शाम से ही वो कह रहा था कि कोई मेहमान आने वाला है, और जब कोई मेहमान आता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। इतना कहकर वो आदमी धीरे धीरे पास के अंधेरे कमरे की ओर चला गया। कुछ ही देर बाद अंदर से अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे किसी कठोर चीज के टूटने या घिसटने की आवाज। आकाश का दिल तेजी से धड़कने लगा। डर और जिज्ञासा के बीच वो धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजे की छोटी सी दरार से झांककर उसने अंदर देखा। वो आदमी फर्श पर बैठा हुआ था और किसी अदृश्य चीज से धीरे धीरे बातें कर रहा था। देखो, मेहमान आ गया है। बेचारा बहुत थका हुआ है। आज तुम्हारी भूख अच्छी तरह मिट जाएगी। आकाश के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। उसने घबराकर तुरंत खिड़की से बाहर झांका। आंगन में कुछ अजीब से ढांचे पड़े थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था
कि वो कभी इंसान रहे होंगे। उसी पल छत के अंधेरे कोने से एक घना काला साया धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। वो धुएं की तरह लहराता हुआ था, लेकिन उसके नुकीले पंजे साफ दिखाई दे रहे थे। अब वो आदमी धीरे धीरे आकाश की तरफ मुड़ा। उसका चेहरा अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी त्वचा ढीली होकर लटक रही थी और उसकी आंखों में एक डरावनी चमक फैल गई थी। अब तुमने मेरे साथी को देख ही लिया है, और जो उसे देख लेता है वो यहाँ से वापस नहीं जाता। उसकी काला आवाज में साया एक खतरनाक तेजी से ठंडापन आकाश की था। ओर बढ़ने लगा। उसी पल आकाश को अचानक एक पुरानी किताब में पढ़ी हुई बात याद आई। अगर कोई प्रेत तुम्हें अपनी कोई वस्तु दे दे तो उसे तुरंत आग में डाल देना चाहिए। बिना एक पल गवाए आकाश ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ वो रहस्यमयी प्याला पास के जलते चूल्हे में फेंक दिया। जैसे ही वो आग में गिरा, सराय के भीतर एक भयानक चीख गूंज उठी। काला साया बुरी तरह तड़पने लगा, मानो उसकी सारी ताकत उसी वस्तु में कैद हो। मौका देखकर आकाश तुरंत दरवाजे की ओर भागा और बाहर निकल गया। वो अभी कुछ ही दूर पहुंचा था कि पीछे से एक दिल दहला देने वाली चीख फिर गूंजी। सराय के भीतर आग भड़क उठी थी और उसी के साथ वो काला साया धीरे धीरे हवा में घुलता जा रहा था। उस भयानक चीख की गूंज रात के सन्नाटे को चीरती हुई दूर जंगलों तक फैल गई।